हेलो बच्चों, कैसे हैं। इस वीडियो के पहले मैंने राउल्ट का नियम बताया था और उसको समझाया था। तो अब उसके आगे चलते हैं। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। राउल्ट के नियम के बाद आता है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आदर्श विलयन। आदर्श विलयन तो बच्चों, आदर्श विलयन की परिभाषा होती है कि ऐसे विलयन आदर्श विलयन की परिभाषा होती है कि ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। आदर्श विलयन क्या होते हैं? जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। सभी सांद्रताओं पर ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट का नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। एक आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, दो प्रकार के विलयन होते हैं। तो दोनों प्रकार हमें पढ़ना है। तो सबसे अच्छा तरीका यह रहेगा कि एक साथ दोनों पढ़ें, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। तो इसके लिए हम यहाँ पर अनादर्श विलयन लिखेंगे। अनादर्श विलयन। ठीक, तो पहला पॉइंट है, यहां से 20 से ऐसे लाइन खींच ले। पहला पॉइंट इसमें यह है कि आदर्श विलयन में सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। इसमें होगा अनादर्श विलयन क्या होते हैं? सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। ठीक, तो पहला पॉइंट हो गया कि जो आदर्श विलयन होते हैं वो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं सभी सांद्रताओं पर। विलयन की सांद्रता का मतलब होता है विलेय और विलायक का उस विलयन में कितना प्रतिशत है। विलेय अधिक है कि विलायक अधिक है। तो चाहे विलेय अधिक हो या विलायक अधिक हो, यदि वह आदर्श विलयन होगा तो वह राउल्ट का नियम का पालन करेगा, और अनादर्श विलयन होगा तो वो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। अब बच्चों, दूसरा पॉइंट ये आता है कि विलयन को बनाने के लिए जो विलयन बनाने में एंथैल्पी परिवर्तन होता है, विलयन बनाने में एंथैल्पी परिवर्तन होता है। विलयन बनाने में एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। ठीक, आदर्श विलयन बनाने में जब विलेय और विलायक को मिलाया जाता है तो उसके जो एंथैल्पी में परिवर्तन है, जो ऊष्मा में परिवर्तन है, ठीक, ऊष्मा के परिवर्तन को ही एंथैल्पी कहा जाता है। तो आदर्श विलयन बनाने में एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, अर्थात डेल्टा H इज इक्वल टू 0। ये आदर्श विलयन की कंडीशन होती है। जबकि अनादर्श विलयन की कंडीशन होती है क्या, कि इसमें से एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है।
एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता, शून्य नहीं होता। यहां पर आ जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू डज नॉट इक्वल शून्य। ठीक, इसकी एंथैल्पी विलेय और विलायक को जब मिलाएंगे तो इसकी एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, इसकी एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, इसकी एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होगा। अब तीसरा पॉइंट आता है कि जैसे आदर्श विलयन हमको बनाना है तो 1 लीटर विलायक है और 1 लीटर विलेय है, तो 1 लीटर विलायक और 1 लीटर विलेय को जब मिलाएंगे तो हमारा 2 लीटर हमारा विलयन बनेगा। कितना बनेगा? 2 लीटर विलयन बनेगा। मतलब आयतन परिवर्तन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, इसको बनाने में 1 लीटर आयतन, 1 लीटर विलेय और 1 लीटर अगर विलायक हो और उसको आपस में मिलाएं तो उसके आयतन में परिवर्तन हो जाएगा, उसके आयतन में कुछ वृद्धि या कमी हो जाएगी। तो आदर्श विलयन में आयतन परिवर्तन शून्य होता है। आदर्श विलयन में आयतन परिवर्तन शून्य होता है, शून्य होता है। मतलब डेल्टा V इज इक्वल टू 0। ठीक, जबकि इसमें होता है आयतन परिवर्तन, आदर्श विलयन में आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। मतलब डेल्टा V डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आदर्श और अनादर्श विलयन की यदि परिभाषा लिखने को आ जाए तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से समझा सकते हैं। तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन हमारा ये पूर्ण हो गया। तो बच्चों इसको हमने बहुत ही एक एक पॉइंट करके समझाया है। अब आप इसको अच्छे से समझ लें। अब इसमें एक आता है कि जब आदर्श विलयन होते हैं तो उसके आयतन में वृद्धि या कमी हो जाती है, आयतन में वृद्धि या कमी हो जाती है, इसका परिवर्तन शून्य नहीं होता है। तो इसको हम समझते हैं। तो इसमें अब हम देखते हैं कि जो राउल्ट का नियम, ये आदर्श विलयन होता है वो राउल्ट का नियम को पालन करता है। ठीक, आयतन आदर्श विलयन में आयतन परिवर्तन शून्य होता है। ठीक, तो ये राउल्ट का नियम का पालन करता है। तो हम राउल्ट का नियम क्या था? P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, ठीक, और P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2। ठीक, इसको जब दोनों को योग करके किया था तो P टोटल आया था कितना? P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 कितना आया था। ये राउल्ट का नियम है। तो बच्चों जब इसमें विलेय और विलायक को मिलाकर बनाएंगे तो उसमें आयतन इक्वल नहीं आएगा, आयतन इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? ये वाष्प दाब या इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा, क्योंकि ये आयतन यदि ज्यादा आ जाता है या कम आता है, कम आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कम आता है तो इसका आयतन क्यों कम आएगा? क्योंकि इसका जो जब विलयन बनाएंगे तो दोनों विलेय विलायक मिलकर ये वाष्पित होने लगेंगे। जब वाष्पित होने लगेंगे तो उसका वाष्प दाब बढ़ जाएगा। ठीक, वाष्प दाब बढ़ जाएगा। तो मतलब क्या होगा कि ये P जो वाष्प दाब है, ठीक, मोलों के सापेक्ष इसका वाष्प दाब बराबर है, मगर यहाँ पर बढ़ जाएगा, मतलब कम या ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर ये हो जाएगा P1 नॉट इक्वल P1 नॉट x1, P2 नॉट इक्वल P2 नॉट x2। ठीक, या P टोटल नॉट इक्वल P1 x1 प्लस
P2 नॉट X2। ठीक, इसका कुल वाष्प दाब इस कुल वाष्प दाब विलेय और विलायक के मोलों के वाष्प दाब के बराबर नहीं होगा। जहां पर कुल वाष्प दाब मोलों के विलयन के अवयव के वाष्प दाब के बराबर होता है, वहां पर राउल्ट का नियम लागू होता है। इसका जो कुल वाष्प दाब है वो विलेय और विलायक के वाष्प दाब के बराबर नहीं होगा। ठीक, इक्वल नहीं है, इसलिए यहां पर क्या आयतन में परिवर्तन हो जाता है, आयतन में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार के विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम के द्वारा प्रयुक्त किए गए वाष्प दाब से या तो अधिक होता है या कम होता है। ठीक, वाष्पन अधिक होगा तो अधिक होगा, वाष्पन कम होगा तो कम होगा। अब यहीं से दो स्थितियां बन जाती हैं, इस कंडीशन से दो स्थितियां बन जाती हैं। ठीक ठीक, कि ये यदि वाष्प दाब अधिक होता है, ठीक, इसमें से वाष्प दाब विलयन के अवयवों से अधिक होता है तो जो विचलन होगा, ठीक, जो राउल्ट के नियम से विचलन होगा वो धनात्मक होगा। और यदि वाष्प दाब कम होता है तो राउल्ट के नियम से विचलन कैसा होगा? ऋणात्मक विचलन होगा। तो इस प्रकार राउल्ट के नियम से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन को हम आगे जानेंगे। आप समझ गए होंगे कि राउल्ट के नियम से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन क्यों होता है। तो इस प्रकार या इसलिए अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो अब बच्चों हम जानेंगे कि धनात्मक विचलन क्या होता है और ऋणात्मक विचलन क्या होता है। तो अब इसको आप लिख सकते हैं, इसके बाद हम साफ कर लें इसको, तो आप जो है इसको साफ कर सकते हैं। इस प्रकार धनात्मक और ऋणात्मक विचलन के आधार पर अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। 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 पहला होता है जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है, और दूसरा जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। ठीक, तो हमने क्या समझा? अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। पहला है जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। दूसरा है जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। तो अब हम पहला पढ़ेंगे धनात्मक विचलन क्या होता है। राउल्ट के नियम के आधार पर अनादर्श विलयन का धनात्मक विचलन। प्रश्न इस तरह से आएगा
कि राउल्ट के नियम के अनुसार अनादर्श विलयन के धनात्मक विचलन से आप क्या समझते हैं। तो अब जिसकी हेडिंग पड़ेगी वो पड़ेगी धनात्मक विचलन। पहला है इसमें धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन क्या होता है, इसको हम साफ कर दें, इसका कोई यूज नहीं है। अब हम सीधे पढ़ेंगे धनात्मक विचलन। तो बच्चों, धनात्मक विचलन समझने के लिए पहले हम एग्जाम्पल समझेंगे। आपको हम डायरेक्ट बता देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, जब P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2, ठीक, तब क्या होता है, उस कंडीशन में हमारा आदर्श विलयन होता है। आदर्श विलयन होता है P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2। ठीक, यहां पर क्या है, हमारा आदर्श विलयन, आदर्श विलयन। ठीक, यदि हमने बताया था P1 ये बराबर ना हो, ठीक, P1 नॉट इक्वल टू P1 x1, P2 नॉट इक्वल टू P2 नॉट x2, तो हमारा अनादर्श विलयन हो जाता है। ठीक है, अनादर्श विलयन में जब इसका वाष्प दाब, ठीक, कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब P1, ठीक है, ग्रेटर देन P1 नॉट x1 और P2 ग्रेटर देन P2 नॉट x2। ठीक, जब विलयन का कुल वाष्प दाब उसके घटकों के आंशिक वाष्प दाब से ज्यादा होता है, अवयवों के वाष्प दाब से ज्यादा होता है, तो ऐसा विचलन धनात्मक विचलन कहलाता है। तो ऐसा विलयन धनात्मक विचलन कहलाता है। अब धनात्मक विचलन को समझेंगे क्या है। ठीक, हम मानेंगे कि हमारा एक ये पात्र है, इसमें विलेय है, और एक ये पात्र है इस तरह से B, इसमें ये विलायक है, ये विलेय है। बच्चों बड़े गौर से समझना, ये विलेय है और ये क्या है, विलायक है, इसमें विलायक भरा हुआ है। तो इसमें से हम मान लेंगे कि एक विलेय हमारा कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक, CH2 है। हमारा विलेय क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CH2 है, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 है। ठीक, और विलायक जो है वो एसीटोन है। एसीटोन का सूत्र होता है, ठीक, विलायक हम यहां पर सीधे लिख दें CH3COO। ये हमारा क्या है, विलायक है, और इसकी हम संरचना बता दें, C दोनों तरफ SS रहेगा ऐसे। ठीक, ये हमारा क्या है, ये CH2 है, और ये कार्बन डाइसल्फाइड है, और ये एसीटोन है। हमने अभी तक समझा कि हमने विलेय लिया है और विलायक लिया है। विलेय हमारा CH2 है, विलायक हमारा एसीटोन है। ये दोनों एक पात्र में बंद हैं बच्चों, ये दोनों एक पात्र में बंद हैं। तो अब इसमें जो पात्र में बंद है, तो हम इसमें देखते हैं कि क्योंकि ये बांड द्वारा बने हुए हैं, तो कार्बन पर, ठीक, ये जो होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन से इसका अष्टक नियम सल्फर का पूरा हो जाता है, सल्फर का 16 होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये कार्बन दे देगा, तो इस पर पार्शियली प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पर आंशिक रूप से माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक, हमारा, ठीक, CH2 है, तो इसमें पार्शली
प्लस चार्ज आ गया, इसमें पार्शली माइनस चार्ज आ गया। तो अब CH2 भरा है तो उसके बहुत से और कण होंगे, एक कण नहीं होगा, बहुत से मोल होंगे, क्योंकि विलयन हम थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं, 100 ml ले रहे हैं। तो इसमें से माना कि एक और कण है, कई कण हैं, तो दो कणों के बीच हम देख लेते हैं। एक ये हमारा कण है, ठीक। इसी तरह एसीटोन में भी बहुत से कण होंगे, तो हम इसको ऐसे बड़ा थोड़ा बना लेते हैं, देख लेते हैं। CH3 CH3 COO, इस तरह से यहां कर दें। अब इसमें भी ये पार्शली प्लस चार्ज होगा, इसमें पार्शली माइनस चार्ज होगा, ठीक। इसमें पार्शली प्लस चार्ज होगा, इसमें पार्शली माइनस चार्ज होगा। तो अब देखते हैं कि जो विलेय विलेय के कण हैं और विलायक विलायक के कण हैं, इनके बीच अंतरा आकर्षण बल होता है, ठीक। क्योंकि जो द्रव के जो कण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो वो अन्योन क्रिया जिसको बोलते हैं अंतराकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल। तो इसमें से ये प्लस चार्ज है, इसमें से माइनस चार्ज है, इसी तरह इसमें प्लस चार्ज होगा, इसमें माइनस चार्ज होगा। तो ये प्लस वाला माइनस को आकर्षित करेगा और माइनस वाला प्लस को आकर्षित करेगा। मतलब एक अणु का जो धनात्मक है वो ऋण की ओर आकर्षित करेगा और ऋण वाला धनात्मक की ओर आकर्षित करेगा। इसीलिए जो CH2 होती है, हमारा कार्बन डाइसल्फाइड गैस होती है, उसके मोल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, अलग नहीं हो पाते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इनके बीच अंतरा आणविक बल ज्यादा होता है, ठीक। इसी तरह से ये प्लस वाला माइनस को, ये प्लस वाला माइनस को करेगा, ठीक है, और ये माइनस वाला ये प्लस को आकर्षित करेगा। इसलिए एसीटोन के आपस में जो कण हैं वो एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, ठीक है। तो इनके बीच जो वाष्पन होगा, यहां पर वाष्पन की प्रक्रिया धीरे होगी। क्या होगी? वाष्पन की जो प्रक्रिया होगी, वाष्प दाब कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि अणु एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, तो वाष्पित नहीं होने देंगे, वाष्पित नहीं होने देंगे। तो इन दोनों कंडीशन में वाष्प दाब क्या होगा? वाष्प दाब कम होगा, ठीक। मतलब विलेय विलेय ये क्या है? ये विलेय, दोनों कण विलेय विलेय के हैं, विलेय विलेय, और ये है विलायक 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 विलायक, ठीक। हमने देखा कि जो विलेय विलेय के कण हैं उनके बीच अन्योन क्रिया के कारण उनके जो अणु हैं एक दूसरे से बंधे रहेंगे, तो वाष्पन कम होगा। जब वाष्पन कम होगा तो विलेय विलेय आकर्षण अधिक होगा। विलेय विलेय आकर्षण जब अधिक होगा तो हमारा वाष्प दाब कम होगा, क्योंकि वाष्पित नहीं हो पाएंगे, तो वाष्प दाब हमारा कम होगा। इन दोनों कंडीशन में ऐसा होता है। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि अब हम इनको मिला देते हैं। क्या करेंगे? दोनों को मिला देंगे, मिक्सचर कर देंगे। एक पात्र में हम दोनों को ऐसे मिला देते हैं, ठीक। विलेय और विलायक, विलेय और विलायक को हमने मिला दिया, ठीक। वाष्प दाब कम है, मिला दिया। तो हमारा ये था, जब मिलाएंगे तो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों के अणु एक दूसरे अणु के बीच में आ जाएंगे। किस तरह आ जाएंगे? चित्र से समझिए। ये CH2 है, ये CH2 है, ठीक। अब इसके बीच आ जाएगा एसीटोन। क्या आ जाएगा? एसीटोन, CH3 ऐसे CO, ठीक। यहां पर भी एक अणु आ गया, CH3 CO। ये एसीटोन के देखो इस तरह से दो कण आ गए। इस तरह से पूरे विलयन में वही संरचना होगी। हम एक छोटी सी इकाई लेकर चल रहे हैं, तो पूरे विलयन में इसी तरह की संरचना होगी। तो जो अभी एक दूसरे के, जैसे ये था S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, अब इनके जो बीच आकर्षण बल यहां पर जो हो रहा था, आकर्षण बल के कारण बंधे हुए थे,
तो अब इनका आकर्षण बल टूट गया। इनका जो अणु अणु के बीच अननोन क्रियाएं थी, जो अणु अणु के बीच आकर्षण बल था, वो क्षीण हो रहा है। इसी प्रकार से इसके बीच देखो, ये दोनों के बीच में ये आ गया, तो इनका आकर्षण बल कम हो गया। तो क्या लिखेंगे, विलेय विलायक का आकर्षण बल कम हो गया। जब बच्चों विलेय विलायक का आकर्षण बल कम हो गया तो इसका वाष्पन ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा, वाष्पन ज्यादा होगा। जब वाष्पन ज्यादा होगा तो इनका वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, ये कंडीशन होती है हमारे राउल्ट के नियम में। धनात्मक विचलन में इतना है, हमको इतना समझना है। अगर इतना समझ में आ गया होगा तो हमें सब कुछ समझ में आ गया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें से क्या देखेंगे, जब हम जो फाइनली लिखेंगे तो फाइनली लिखेंगे कि राउल्ट के नियम में जो धनात्मक विचलन होता है, यदि किसी विलयन में विलेय ठीक है और विलायक के अंतरा आणविक आकर्षण बल, ठीक है, विलेय विलायक अंतरा आकर्षक बल से कम होता है तो ये धनात्मक विचलन दर्शाता है। ठीक है, ये धनात्मक विचलन दर्शाता है। तो इसको हम लिख लेंगे एक थ्योरी में। तो लिखते हैं हम, तो हम समझे, क्या समझे कि इसका आकर्षण बल, ठीक, इसका जो आकर्षण बल है ज्यादा है, इसका आकर्षण बल कम है। मतलब विलेय और विलायक का आकर्षण बल विलेय विलायक आकर्षण बल से कितना होता है, ज्यादा होता है। तो ऐसा विचलन धनात्मक विचलन कहलाता है। ये लिखा है, यदि किसी विलयन में विलेय विलायक अंतरा आणविक बल, ठीक, विलेय विलायक अंतरा आणविक बल विलेय एवं विलायक अंतरा आणविक बल से कम है, ये वाला कम है ना, तो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन होगा। तो इस प्रकार हमने धनात्मक विचलन पढ़ा बच्चों, बस यही था। अगर हम उदाहरण आपको पहले न समझाते तो इसको समझा ना पाते, क्योंकि इसका जो विलेय और विलायक का अंतरा आणविक आकर्षण बल, ठीक है, इससे ज्यादा होता है। तो ऐसा विचलन हमारा क्या कहलाता है, धनात्मक विचलन कहलाता है। अब हम इसका एक ग्राफ देख लें, धनात्मक विचलन का ग्राफ क्या होता है। हमने इसके पहले एक ग्राफ बनाया था, ठीक है। तो हमारा ग्राफ था कि यहां पर P1 = x1, जब P1 x1 होगा तो P2 क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से बनाया था ग्राफ हमने। तो इसका ये बच्चों ग्राफ है धनात्मक विचलन का। धनात्मक विचलन का ग्राफ है जब x1 = 0, x1 के मोल जब 0 होंगे तो हमारे x2 के टोटल मोल होंगे, ठीक है, x2 = 1 होगा। इस कंडीशन पर जो वाष्प दाब होगा यहाँ पर क्या होगा, P1 होगा। ठीक, यहाँ पर जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, उस विलयन में समझाए थे, ठीक है, x2 घटता जाएगा। ये यहाँ पर x2 है, ठीक, सबसे ज्यादा x2 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा P2 होगा बच्चों, P2, यहाँ पर होगा P1। ठीक, तो जैसे ये बढ़ता जाएगा तो अब x1 यहाँ पर 0 है, अब x2 1 है, तो P2 भी ज्यादा होगा। जब P2 ज्यादा होगा, अब इस कंडीशन में जब इधर के चलेंगे तो x1 का मान बढ़ता चले जाएगा, x2 का मान कम होता चला जाएगा। इस फाइनल कंडीशन में आएगा x1 1 हो जाएगा, यहाँ पर x1 1 हो गया,
x2 0, जब ये x2 0 हो गया तो ये ग्राफ यहाँ पर नीचे आ गया ये, ठीक है, और ये x1 बढ़ते बढ़ते यहाँ पर पहुंच गया तो ये यहाँ पर आ गया ये P1 इस तरह से। तो इसमें धनात्मक विचलन में क्या होता है कि इसका जो विलेय विलेय का वाष्प दाब था, विलेय विलेय का वाष्प दाब ज्यादा था, आकर्षण बल ज्यादा था, तो ये देखो ग्राफ ज्यादा है। इधर विलायक विलायक का क्या था, विलायक विलायक का आकर्षण बल ज्यादा था, तो इधर ज्यादा मतलब प्लस की ओर, बाहर की ओर ये ग्राफ झुका हुआ है, ठीक। तो अब जब ये दोनों बाहर की ओर झुका हुआ है तो P = हो जाएगा, P टोटल हो जाएगा P1 + P2, तो ये भी ग्राफ बाहर की ओर झुक जाएगा, तो ये हमारा धनात्मक विचलन दर्शाएगा, धनात्मक विचलन दर्शाएगा। तो धनात्मक विचलन अगर याद हो गया होगा तो बस थोड़ा सा परिवर्तन करना है ऋणात्मक विचलन में, थोड़ा सा बस परिवर्तन कर देंगे। तो हम इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, क्या करेंगे कि इस ग्राफ को हम साफ कर देंगे, बस थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, जो है हम ग्राफ को थोड़ा इसको साफ कर दें। तो ऋणात्मक विचलन की स्थिति देख चुके हैं हमने, धनात्मक को डिटेल से बताया है, बस ऋणात्मक को उसी के अनुसार समझना है। यदि पेपर में आएगा तो उसी डिटेल से लिखना पड़ेगा ऋणात्मक विचलन को, जिस डिटेल से मैंने पढ़ाया है। तो हमारा ये विलेय है, क्लोरोफॉर्म हमारा विलेय है और ये एसीटोन विलायक है। तो जब क्लोरोफॉर्म के कण एक विलयन में विलेय विलेय के कण एक पात्र में रखे हैं तो अंतरा आकर्षण बल कम होगा। जब अंतरा आकर्षण बल कम होगा तो इसका मतलब उसका वाष्पन कम होगा, वाष्पन अधिक होगा, वाष्पन अधिक होगा, तो जो वाष्प दाब है वो ज्यादा होगा, वाष्पन अधिक होगा, वाष्पन अधिक होगा। अधिक क्यों होगा? क्योंकि अंतरा आणविक आकर्षण बल जो दो अणुओं को बल एक जोड़े है, उस बल का मान कम होगा। जब बल टूटने लगेगा तो वो द्रव ज्यादा वाष्पित होगा, जो ज्यादा वाष्पित होगा तो उसका वाष्पन अधिक होगा। जब वाष्पन अधिक होगा तो वो पात्र के ढक्कन पर ज्यादा दाब डालेगा, तो इसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। इसी तरह से एक हमने इस कंडीशन में एसीटोन ले लिया, जब एसीटोन ले लिया तो इसका वाष्प दाब, हम बच्चों इनके जो वाष्प दाब देख रहे हैं, हम इस मिश्रण, टोटल मिश्रण के सापेक्ष देख रहे हैं, हम अलग अलग नहीं देख रहे हैं। इसके देखते हुए हम इसका देख रहे हैं वाष्प दाब। तो अंतरा आकर्षण बल कम होगा, एसीटोन के जो दो अणु हैं उनके बीच अंतरा आकर्षण आणविक बल कम होगा, अंतरा आणविक आकर्षण बल कम होगा। जब आकर्षण बल कम होगा तो वाष्पित ज्यादा होगा, ये वाष्पित ज्यादा होने लगेगा, पात्र के दीवार पर दबाव वाला आएगा तो वाष्प दाब ज्यादा होगा। तो इसका बच्चों इन दोनों का वाष्प दाब मतलब क्या हुआ, विलेय विलेय और विलायक विलायक का जब वाष्प दाब, ठीक है, विलेय विलायक वाष्प दाब की अपेक्षा अधिक होता है तो राउल्ट के नियम में ऋणात्मक विचलन दिखाया जाता है या दर्शाता है। तो राउल्ट का नियम ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। जब इन दोनों को मिलाएंगे, एसीटोन को मिलाएंगे, तब इसके कण और इसके कण अणु जो होंगे, ठीक है, आपस में एक दूसरे को पकड़ लेंगे, आपस में एक दूसरे को पकड़ लेंगे। इस कंडीशन में, ऋणात्मक विचलन की कंडीशन में पकड़ लेंगे। जब पकड़ लेंगे तो आकर्षण बल बढ़ गया, अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान ज्यादा हो गया। जब ज्यादा हो जाएगा तो वाष्पन कम होगा, ठीक है, वाष्पन कम होगा तो वाष्प दाब कम होगा। इस प्रकार इसका वाष्प दाब विलेय विलेयक और विलायक विलायक का वाष्प दाब विलेय विलायक विलायक दाब की अपेक्षा कितना ज्यादा होता है। तो लिखेंगे ऋणात्मक विचलन की स्थिति में ऋणात्मक विचलन की स्थिति में ऋणात्मक विचलन की स्थिति में विलेय विलायक अंतरा आणविक आकर्षण बल अंतरा आणविक आकर्षण बल
बल, विलेय 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 और विलायक 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 अंतरा आणविक आकर्षण बल विलेय विलेय और विलायक विलायक की के सापेक्ष कम होता है। जब कम होता है तो राउल्ट के नियम में जो विचलन होगा वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो ऋणात्मक विचलन की स्थिति में विलेय विलायक, ठीक, विलेय विलायक अंतरा आकर्षण बल, ठीक है, विलेय विलेय और विलायक विलायक के सापेक्ष क्या होता है, ये कम होता है। जब कम होता है तो हमारा ऋणात्मक विचलन होगा। ठीक है, इसलिए राउल्ट के नियमानुसार ऋणात्मक विचलन होगा, विचलन होगा। ठीक है, अब हम ग्राफ समझ लेते हैं कि ये, ठीक है, ये क्या है, ये x1 के मोल 0 है, x2 के मोल 0 है। ठीक है, तो अंतरा आकर्षण बल, यहाँ पर अंतरा आणविक आकर्षण बल आप देखिए, ठीक है, कितना है, कम है, तो ये कम है तो नीचे ग्राफ कम हो रहा है। अंतरा आकर्षित बल कम है तो नीचे ग्राफ हो रहा है। ठीक है, तो टोटल इसका जो आकर्षण वाष्प दाब है वो ये है P बराबर P1 प्लस P2। ठीक है, तो जो टोटल होगा जब इनका दोनों कम है तो टोटल भी कम होगा, तो इसका जो वाष्प दाब है, ठीक है, इसका वाष्प दाब भी कम होगा इनके अपेक्षा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। तो आज बच्चों हमने समझा राउल्ट के नियम अनुसार धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन जो कि अनादर्श विलयन की एक स्थिति होती है, क्या होती है। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, बहुत अच्छे से समझें, पॉज कर देखें, तभी समझ में आएगा और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।